अगर हमको निकालना है कि एक डिफरेंशियल मूवमेंट में बॉडी जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रही है तो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा, तो जो डिफरेंशियल वर्क करेगा, डिफरेंशियल मूवमेंट में जो डिफरेंशियल वर्क करेगा, स्प्रिंग फोर्स जो डिफरेंशियल वर्क करेगा, दैट विल बी डी डब्ल्यू. दिस इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर. तो ये हो जाएगा mod of f into mod of dr into cos theta, where theta is the angle between f vector and dr vector. So अगले स्टेप में ये हो जाएगा mod of f into mod of dr into cos theta. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f वेक्टर और dr वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, इसलिए थीटा 180 डिग्री होगा और कॉस 180 -1 होता है. तो अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ डी आर. कॉस 180 -1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस. अब वेक्टर एफ का जो मॉड है, वेक्टर एफ मतलब स्प्रिंग फोर्स, इसका जो मॉड है वो के एक्स होगा, तो हो जाएगा माइनस के एक्स. डी आर वैक्टर का मॉड मतलब ये छोटा सा डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में जो छोटा सा डिस्टेंस होगा वो डी एक्स होगा. तो डी आर वैक्टर का मॉड विल बी इक्वल टू डी एक्स. तो ये डिफरेंशियल मूवमेंट में किया गया डिफरेंशियल वर्क हुआ. मान लो मैं टोटल वर्क निकालना है कि स्प्रिंग फोर्स टोटल वर्क कितना करेगा, सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू. इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया, और मैं अगर लिमिट्स को इंसर्ट करता हूँ तो x1 टू x2 गया. अब अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर. तो यहाँ से मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क है वो x1 और x2 पे डिपेंड कर रहा है. मीन्स इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड नॉट ऑन द पाथ कनेक्टिंग देम. So this simply means that even the spring force is a conservative force. तो यहाँ से मैंने प्रूव किया कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है. अगर वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर से हम दोबारा से उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं कि हम उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन एसोसिएट कर सकते हैं. तो चलिए अब हम स्प्रिंग फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन एसोसिएट करते हैं और देखते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क था अभी हमने देखा हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर. एंड वी ऑल्सो नो दैट द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा u. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू u1 माइनस u2. तो दिस इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2. So this is equal to u1 minus u2. This is u1 is the potential energy of the system when the block is here. u2 is the potential energy of the system when the block is at this position 2. So from here, now we have to define a datum, because in order to find potential energy at a particular configuration of the system, we have to define a datum also. तो मैंने datum को ऐसे define किया कि मैंने माना कि जब x1 equal to 0 है, मतलब इस फिजिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है तो उस समय मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना. तो ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं x1 को 0 और करस्पॉन्डिंगली u1 को 0 लिख सकता हूँ. दोनों को 0 कर दो तो आ जाएगा u2 इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर. u2 का मतलब ये है कि जब मास यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो उस समय इस स्प्रिंग मास सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज u2. u2 को मैं सिंपली u लिख दे रहा हूँ, इट इज एनी जनरल कॉन्फ़िगरेशन. x2 को मैं सिंपली x लिख दे रहा हूँ. सो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया. यहाँ पे x जो है वो दैट इज द एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ इन दिस इक्वेशन.
तो देखो यहाँ पे अगेन आई एम रिवर्टिंग टू द डेटम कॉन्सेप्ट कि अगर मैंने ये मान लिया होता कि x1 इक्वल टू जीरो पे, x1 इक्वल टू जीरो मतलब जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, अगर मैंने ये मान लिया होता कि x1 इक्वल टू जीरो पे u1 इक्वल टू 100 है, तो किसी और अगर उसको मैंने खींचा तो किसी और कन्फिग्रेशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 100 हो जाती। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ माना है कि x1 इक्वल टू जीरो पे u1 इक्वल टू जीरो है, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी किसी कन्फिग्रेशन पे होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। तो अगेन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द डेटा। तो चलिए अब हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि अभी मैंने ये प्रूव किया कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन एसोसिएट किया जा सकता है। इसके बाद मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताना चाहता हूँ जो कि मैंने एरोडोव में पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने उसका डेरिवेशन नहीं दिया था, तो मैं उसको डिराइव कर सकता हूँ because it is a theorem, so it can be derived. So I had come across that theorem in Herodov, so I would like to share that idea, how I derived the theorem, everything behind the theorem I'll derive. And then because it's a very handy theorem, especially for beginners in by solving problems, this theorem is very very convenient. इस थ्योरम का नाम है डेल्टा एम थ्योरम। मैं लिख दे रहा हूं ऊपर डेल्टा एम थ्योरम। मैंने इसको ये नाम दिया है डेल्टा एम थ्योरम। डेल्टा एम, एम स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ दिस थ्योरम it's a very strong theorem because I have solved most of the problems by this theorem of work power energy chapter. So in order to understand this theorem, let us perform a thought experiment. Let us imagine that I have got a box. बॉक्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को मैंने इमेजिन किया है कि मैंने इन पार्टिकल्स को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, और विजुलाइज और इमेजिन करो कि मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूँ। बाय अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल फोर्स आई एम शेकिंग द बॉक्स राइट लेफ्ट अप डाउन, सो आई एम बेसिकली मूविंग द ब्लॉक टू एंड फ्रो अप एंड डाउन। तो इस मूवमेंट में क्या होगा कि जब इसको मैं शेक करूंगा बॉक्स को, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। अब अगर मैंने मान लो इसको अपना एक सिस्टम मान लिया, तो इस सिस्टम के अंदर जो भी फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं उनको मैं इंटरनल फोर्सेस का नाम दे रहा हूं। तो जब मैं इस बॉक्स को विजुलाइज करो कि जब मैं इस बॉक्स को शेक कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, ये भी शेक कर रहे हैं। तो स्प्रिंग में कभी एक्सटेंशन हो रहा है, कभी कंप्रेशन हो रहा है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो एक इंटरनल फोर्स है, बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग विद इन द सिस्टम। So well, it's an example of an internal conservative force, because right now, just now I told you that spring force is a conservative force. Okay? ये भी हो सकता है कि जब मैं इस बॉक्स को शेक कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं एक दूसरे से, तो फ्रिक्शन का भी वर्क होगा, कुछ चिंगारियाँ मिंगारियाँ निकल रही होंगी, तो फ्रिक्शन का भी वर्क होगा। So frictional force is also operating inside the system. So it's also an example of an internal. So it's an example of an internal non-conservative force, and this is an external force. So this body is subjected to. I am assuming that this body is subjected to some forces which are performing work. For example, this spring force is an example of an internal conservative force. Frictional force between the blocks, between the bodies, is an example of an internal non-conservative force, and this is an external force. अब मान लीजिए मैंने सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग को मैं याद दिला दूं, यहां से आती है। तो जो कुछ भी मैं डिराइव करने जा रहा हूं उसकी जड़ पे ये बैठा है न्यूटन का सेकंड लॉ। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है कि ज्यादातर चीजें जो मैं डिराइव करूंगा वो इस लॉ से डिराइव हो जाती है। It has become just like a religion for me. So delta K stands for the change in the kinetic energy of the system.
So delta K will be equal to work done by all the forces. All the forces में WS आया, WS मतलब स्प्रिंग फोर्स का वर्क. वर्क डन बाय WF मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क. And work done by the external force, this external force. So these three forces are performing work on the system. This is my system. Whatever is inside this circle is my system. So see, the choice of the system is my discretion. मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया. नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूँ. See now, spring force is an internal conservative force. इसको मैंने लिख दिया इंटरनल कंजर्वेटिव. वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा के इक्वल टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स. सी बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन विद इट. तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस ऑफ डेल्टा यू. इसको मैंने उधर ट्रांसफर किया तो आ गया डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड के ये दो टर्म्स मैंने इधर ही रहने दिए और डेल्टा यू को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया. नाउ के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, यू स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, के प्लस यू स्टैंड फॉर मैकेनिकल एनर्जी. So delta K plus delta U is delta M, where M stands for mechanical energy. So delta M equal to work done by external force plus work done by internal non-conservative force. Now this is your delta M theorem, which has been derived from Newton's second law. You can see that this theorem has been derived from Newton's second law. Now you can see how things are flowing. This is the law which is based on observation. From this law we have derived this theorem, work energy theorem, and from this theorem I have derived this theorem. Let me call it delta M theorem. I am calling it delta M theorem. So we have derived delta M theorem also. अब हमने वर्क पावर एनर्जी के जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे उनको जान लिया, ग्रास्प कर लिया. तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग से एप्लीकेशन से फिर हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. तो मैं सबसे पहले जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हूँ. मान लो कि ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इस ब्लॉक का मास m है. ये स्प्रिंग इस समय अपनी नेचुरल लेंथ पे है. मैंने इसको अचानक इम्पल्सिव फोर्स लगाया इसके ऊपर मैंने, तो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से ये अचानक v वेलोसिटी से मूव किया और फिर ये आगे जाके यहाँ पे कहीं जाके रुक गया. सपोज ये x डिस्टेंस मूव किया, यहाँ पे रेस्ट पे आ गया. इसने स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस किया और रेस्ट पे आ गया. और इस प्रक्रिया में इसने x डिस्टेंस मूव किया. मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? मुझे जो गिवन है वो ये है, k गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, मास गिवन है, v गिवन है, और मान लो ये रफ फ्लोर है. सपोज दिस इज अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन म्यू. This position is again rest. Okay, now I am assuming this to be the initial position 1 and this to be the final position 2. 1 stands for initial position
2 strands for final position. अब मैं ये मुझे x की वैल्यू निकालनी है. चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले फर्स्ट मेथड I am invoking work energy theorem. Delta K equal to W all. Delta K is the change in the kinetic energy. So let me write it as K2 minus K1. W all में अगर तुम देखो तो mg और नॉर्मल फोर्स तो बैलेंस कर रहे हैं, और वैसे भी देखो तो वेलोसिटी इस तरफ है, mg वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और mg परपेंडिकुलर है, तो mg कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि मोशन के परपेंडिकुलर है, and normal force is also perpendicular to motion, so it will also not perform work. So on the right hand side, what are the work performing forces? It is the spring force, frictional force. These are the two forces, spring force and frictional force, which are performing work. K2 means kinetic energy at this point, which is 0. K1 means kinetic energy at this position, which is half mv square. स्प्रिंग फोर्स का वर्क देखना है. जब ब्लॉक इधर जा रहा है तो स्प्रिंग उस पर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स इस पर नेगेटिव वर्क करेगी. तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है दैट विल बी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वर्क.